आज की कहानी है नो वन किल्ड जेसिका की, जो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। हम 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी पर हैं और अभी सिर्फ 228 लोग बाकी हैं। अगर आप रेगुलरली ऐसी थ्रिलर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो फिल्म की शुरुआत एक इमोशनल शॉक से होती है। सबरीना को अचानक फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी बहन जेसिका को गोली मार दी गई है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये उस परिवार की पूरी दुनिया हिला देने वाला मोमेंट है। सबरीना सीधे अस्पताल भागती है। यहाँ डायरेक्टर किसी ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक से ज्यादा रॉ पैनिक दिखाता है। वो हर किसी से पूछ रही है कि क्या हुआ, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि एक सामान्य रात अचानक ट्रेजेडी में कैसे बदल गई। अब नैरेटिव हमें उस रात की तरफ ले जाता है। विक्रम, जो घटनास्थल पर मौजूद था, पूरी सिचुएशन रिकंस्ट्रक्ट करता है। जेसिका और वो एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बारटेंडर्स के तौर पर काम कर रहे थे। सब कुछ कंट्रोल्ड और प्रोफेशनल तरीके से चल रहा था। यहीं पर 3 नशे में धुत लड़कों की एंट्री होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम शराब खत्म होने से शुरू होती है, लेकिन असली कॉन्फ्लिक्ट शराब नहीं, ईगो है। जेसिका कामली बताती है कि ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं। ये एक नॉर्मल रिफ्यूजल था, लेकिन सामने वाले के लिए ये इंसल्ट बन जाता है। जब वे 1 रुपया देकर कहते हैं कि अब तो दारू मिल जाएगी ना, ये लाइन दिखाती है कि वे सिचुएशन को मजाक नहीं, पावर गेम बना चुके थे। यह पैसे की ताकत का सिंबॉलिक प्रदर्शन था। जेसिका बार बार मना करती है। यहाँ उसका रिफ्यूजल सिर्फ नियम निभाना नहीं, बल्कि प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है। लेकिन उनमें से एक, मनीष, इस रिफ्यूजल को पर्सनल चैलेंज मान लेता है। वो बंदूक निकालता है, पहले हवा में गोली चलाता है। ये इंटिमिडेशन टैक्टिक है, सीधा अटैक नहीं, बल्कि सामने वाले को डराकर झुकाने की कोशिश। लेकिन जेसिका फिर भी नहीं झुकती। यही नैरेटिव शिफ्ट होता है। मनीष गोली चला देता है सीधे उसके सिर पर। यह इंपल्सिव एक्ट था, लेकिन कंप्लीटली एक्सीडेंट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रिगर दबाने का डिसीजन कॉन्शियस था। इंटेंशन डराने का हो सकता है, लेकिन एक्ट लीथल था। जब सबरीना ये सुनती है कि सिर्फ दारू न देने पर उसकी बहन को गोली मार दी गई, तो उसके शॉक के पीछे यही सवाल है, क्या एक लड़की की जान इतनी सस्ती थी? जेसिका को तुरंत AIMS ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्लियर होता है कि गोली इतनी क्रिटिकल थी कि मेडिकल इंटरवेंशन भी उसे नहीं बचा पाया। अब स्टोरी में पावर डायनामिक सामने आता है। मनीष कोई आम लड़का नहीं था, वो एक प्रभावशाली मंत्री का बेटा था। इस पॉइंट पर फिल्म इंडिविजुअल क्राइम से सिस्टेमिक इश्यू की तरफ शिफ्ट करती है। मनीष के पिता उसे अंडरग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पेरेंटल लव और पॉलिटिकल पावर का डेंजरस कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। वे जानते हैं कि उनके बेटे ने क्या किया है, लेकिन प्रायोरिटी जस्टिस नहीं, प्रोटेक्शन है। अब हमें मीरा नाम की पत्रकार दिखाई जाती है। वह बोल्ड और फियरलेस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में उसे इस केस में खास इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरफेस पर यह ओपन एंड शट केस लगता है। कातिल सामने है, गवाह मौजूद हैं, मामला साफ है। मीरा को लगता है कि जस्टिस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यही नैरेटिव आयरनी है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि जब अक्यूज्ड पावरफुल बैकग्राउंड से आता है तो केस कभी सिंपल नहीं रहता। जेसिका की बैकग्राउंड भी कैजुअली नहीं बताई जाती। वो मॉडलिंग करती थी, पार्ट टाइम बारटेंडिंग करती थी, और उसे दुबई में जॉब भी मिल चुकी थी। इसका मतलब उसकी जिंदगी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर थी। उसका मर्डर सिर्फ एक लाइफ खत्म नहीं करता, बल्कि एक पोटेंशियल फ्यूचर भी खत्म कर देता है। अब पुलिस मनीष को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर NK उससे पूछताछ करते हैं। यहां मनीष का बयान बेहद रिवीलिंग है। वह कहता है कि उसने उसे 1000 रुपए तक देने की बात कही थी, फिर भी उसने मना किया। इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि वो अभी भी इंसिडेंट को ट्रांजैक्शन की तरह देख रहा है, जैसे कि रिफ्यूजल अनजस्टिफाइड था। जब वो कहता है कि उसने 2 इंच दूर गोली मारकर डराना चाहा था, लेकिन गोली सिर पर लग गई, तो वो नेग्लिजेंस को एक्सक्यूज में बदलने की कोशिश कर रहा है। वो पावर वाला चश्मा पहनता था और उस दिन नहीं पहना था, ये जस्टिफिकेशन वो देता है। लेकिन एनालिटिकल लेवल पर देखें तो सवाल चश्मे का नहीं है। सवाल यह है कि किसी को डराने के लिए भी ट्रिगर क्यों दबाया गया। यहीं से फिल्म असली सवाल उठाती है, क्या ये सिर्फ एक इंपल्सिव मिस्टेक थी, या पावर इंटॉक्सिकेशन का नतीजा? पुलिस सिर्फ मनीष को ही नहीं, उसके दोनों दोस्तों को भी पकड़ लेती है। इनमें से एक विशाल है, जो खुद एक प्रभावशाली नेता का बेटा है, और दूसरा लक्की सिंह, जो MBA स्टूडेंट है। यह डिटेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ साफ दिखता है कि ये सिर्फ 3 ड्रंक लड़कों की हरकत नहीं थी, बल्कि प्रिविलेज सर्कल का मामला था। बार से 2 कारतूस बरामद होते हैं। फोरेंसिक एविडेंस साफ बताता है कि दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चली थीं, एक छत में लगी और दूसरी जेसिका को। इस पॉइंट तक केस टेक्निकली मजबूत दिखता है। वेपन, कार्ट्रिज, आई विटनेस सब मौजूद हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इंस्पेक्टर NK
सबरीना को बताते हैं कि उस रात पार्टी में 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लोग गवाही देने को तैयार हुए हैं। यहाँ से नैरेटिव इंडिविजुअल क्राइम से सोशल साइकोलॉजी की तरफ शिफ्ट होता है। लोगों के बयान लगभग एक जैसे हैं। मैं 12 बजे से पहले निकल गया था, मैं वहां था ही नहीं, यानी कलेक्टिव डिनायल। भीड़ में सबने देखा, लेकिन अदालत में कोई नहीं देखता। 7 लोगों में जेसिका का करीबी दोस्त विक्रम भी शामिल है, जिसने साफ साफ गोली चलते देखी थी। वो इस केस का मेन आई विटनेस है। क्लब का वॉचमैन भी घटना का गवाह था। सबरीना उससे मिलकर कंफर्म करना चाहती है कि क्या वो अदालत में सच्चाई बोलेगा, लेकिन यहाँ पावर का असर साफ दिखता है। वॉचमैन सीधे मना नहीं करता, पर घुमा फिराकर बात टाल देता है। वजह साफ है, मनीष के पिता गवाहों को या तो खरीद रहे हैं या डरा रहे हैं। वॉचमैन गरीब है, परिवार वाला आदमी है, उसके लिए मॉरल करेज और प्रैक्टिकल सर्वाइवल के बीच चुनाव आसान नहीं है। यहाँ फिल्म सटली दिखाती है कि जस्टिस सिस्टम में गवाही देना सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि पर्सनल रिस्क लेना भी होता है। सबरीना एक और आई विटनेस से मिलती है। वो शुरू में जोश में है, कहता है कि वो सच बोलेगा, इंसाफ दिलवाएगा, लेकिन फिर वो पैसों की डिमांड करता है। यह मोमेंट कॉम्प्लेक्स है। क्या वो अपॉर्चुनिस्ट है, या वो खुद भी डर के बीच सिक्योरिटी चाहता है? सबरीना उसे पैसे दे देती है। ये डेस्परेशन है, उसे कम से कम एक मजबूत गवाह चाहिए। फिर वो क्लब की मालकिन से मिलती है। उन्होंने साफ देखा था कि मनीष ने गोली चलाई, लेकिन कोर्ट में जाने की बात आते ही उनका जवाब बदल जाता है, मुझे कुछ याद नहीं। सब बहुत कंफ्यूजिंग था। ये सिलेक्टिव मेमोरी है, या तो उन्हें धमकाया गया है या उन्होंने खुद सेफ साइड चुन लिया है। मनीष का वकील ओपनली स्ट्रैटेजी बनाता है। वो कहता है कि अगर विक्रम ने गवाही दे दी तो केस बचाना मुश्किल होगा। मतलब फोकस क्लियर है, एविडेंस से ज्यादा विटनेस मैनेजमेंट। सबरीना विक्रम से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। यहाँ साइकोलॉजिकल प्रेशर काम कर रहा है। एक तरफ पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है जो ओपनली इन्फ्लुएंस यूज कर रही है, दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास लड़की है जो सिर्फ न्याय चाहती है। आयरनी ये है कि मनीष के पिता सिंपैथी शो करने के लिए फूलों का बुके लेकर जेसिका के घर पहुंच जाते हैं। यह पब्लिक इमेज मैनेजमेंट है, बाहर से शोक, अंदर से मैनिपुलेशन। जब सबरीना को पता चलता है कि जिन लोगों ने उसकी बहन को मारा उनके माता पिता घर आए थे, वो अपने पिता पर भड़क जाती है। उसके लिए ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि हिपोक्रेसी है। एक तरफ वही लोग गवाहों को खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ कॉन्डोलेंस विजिट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट पूरी सिस्टम की ड्युअलिटी दिखाता है। पावर और मोरालिटी एक साथ रैली चलते हैं। एक तरफ मंत्री परिवार गवाहों को मैनिपुलेट कर रहा है और दूसरी तरफ पब्लिकली सिंपैथी दिखा रहा है। यह ड्यूअल स्ट्रैटेजी है, बाहर से सहानुभूति, अंदर से सैबोटाज। इंस्पेक्टर एनके सबरीना को बताते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो 2 खाली कारतूस फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे गए थे, उनमें से एक बदल दिया गया है। ये डिटेल सरफेस पर टेक्निकल लग सकती है, लेकिन केस की बैकबोन यही होती है। पहले एविडेंस साफ था, 2 गोलियां, एक ही बंदूक। अब नैरेटिव बदल दिया गया, 2 गोलियां, 2 अलग बंदूक। मतलब रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया गया। क्रिमिनल ट्रायल्स में डाउट ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर डाउट पैदा हो गया तो कन्विक्शन मुश्किल हो जाती है। एनके कैजुअली एडमिट करते हैं कि उन्होंने पैसे लिए थे, सिर्फ मनीष पर हाथ न उठाने के लिए। यह स्टेटमेंट बहुत लेयर्ड है। वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे कि सिस्टम में सब लेते हैं, फर्क सिर्फ अमाउंट का है। लेकिन एनालिटिकल लेवल पर देखें तो ये एडमिशन दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरुआत से कॉम्प्रोमाइज्ड थी। सबरीना सीनियर ऑफिसर्स के पास शिकायत लेकर जाती है, लेकिन वहां भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऊपर से नीचे तक इन्फ्लुएंस में है। जब पॉलिटिकल पावर डायरेक्ट प्रेशर बनाती है तो इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। अब एक और ट्विस्ट आता है। जो गवाह पहले जोश में सच बोलने को तैयार था, वही सबरीना को बताता है कि विक्रम एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है, और ये भी कि मंत्री की तरफ से उसे 1 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ करप्शन सिर्फ थ्रेट नहीं, लग्जरी में कन्वर्ट हो चुका है। उसी गवाह को भी ऑफर दिया गया था, पैसे लोगे या गोली खाओगे। मतलब चॉइस क्लियर थी, सर्वाइवल विद साइलेंस या ट्रूथ विद डेंजर। सबरीना होटल जाकर वेरीफाई करती है। रिकॉर्ड कंफर्म करता है कि विक्रम वहां रुका था। इसका मतलब उसका साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं, परचेस्ड था। अब हियरिंग का दिन आता है। मनीष का वकील कोर्टरूम स्ट्रैटेजी क्लियर रखता है, गवाहों को अनरिलायबल साबित करना। वे नशे में थे, उन्होंने शायद किसी और को देखा। ये क्लासिक डिफेंस टेक्निक है, मेमोरी डिस्टोर्शन आर्ग्यूमेंट। जेसिका की दोस्त नैना गवाही देती है कि मनीष वहां मौजूद था, लेकिन जो आदमी ईमानदारी की कसम खा रहा था वही कोर्ट में पलट जाता है। वो कहता है कि वो तो दिल्ली में था ही नहीं। अब सबसे बड़ा शॉक विक्रम। वो सबरीना की तरफ से नहीं, मनीष की तरफ से आता है। वकील हिंदी में सवाल करता है,
विक्रम अंग्रेजी में जवाब देता है, मुझे हिंदी नहीं आती। ये सिर्फ लैंग्वेज शिफ्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। वो खुद को उस नैरेटिव से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो जुड़ा था। वो कहता है कि जिसने हवा में गोली चलाई वो कोई और था, और जिसने जेसिका को मारा वो भी कोई और था, और उसकी हाइट छोटी थी। मतलब अक्यूज्ड की फिजिकल प्रोफाइल ही बदल दी गई। फिर फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि दोनों कारतूस अलग अलग बंदूक से चले हैं, यानी एविडेंस ऑफिशियली ऑल्टर हो चुका है। अब प्रोसिक्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। सबरीना जिन पर भरोसा कर रही थी, वॉचमैन, गवाह, दोस्त, यहाँ तक कि विक्रम सब सिस्टम के प्रेशर में टूट गए। इंस्पेक्टर एनके भी उससे मिलना बंद कर देते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज छोड़ता है, या तो उन्होंने समझ लिया कि केस होपलेस है, या उन्होंने खुद को सिस्टम के साथ अलाइन कर लिया। केस तारीख पर तारीख चलता रहता है। कोर्टरूम में ट्रूथ से ज्यादा टेक्निकलिटी डोमिनेट कर रही है। हर हियरिंग में झूठ स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखा जा रहा है, और ऐसे ही साल गुजर जाते हैं। यहाँ फिल्म स्लो बर्न मोड में जाती है। इमीडिएट जस्टिस नहीं, प्रोलॉन्ग्ड एग्जॉस्शन दिखाया जाता है। फाइनली नैरेटिव मीरा की तरफ शिफ्ट होता है, जो अखबार पढ़ रही है। अब कहानी पब्लिक आउटरेज फेज में एंटर करने वाली है। मीरा जब अखबार में जेसिका का केस पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि इतने सालों बाद भी मामला चल रहा है और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। पहले उसे लगा था कि ये ओपन एंड शट केस है, आरोपी स्पष्ट है, गवाह मौजूद है, एविडेंस है। लेकिन अब उसे समझ आता है कि इंडियन लीगल स्ट्रक्चर में क्लियर केस और कन्विक्शन दो अलग चीजें हैं। यही रियलाइजेशन उसके भीतर सवाल पैदा करता है। जब सबको पता है कि किसने किया तो सजा क्यों नहीं हुई। फिर अदालत का फैसला आता है। तीनों आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। ये डिसीजन टेक्निकल ग्राउंड पर हो सकता है, अनरिलायबल विटनेसेस, ऑल्टर्ड फोरेंसिक रिपोर्ट, रीजनेबल डाउट। लेकिन मॉरल लेवल पर पूरा समाज समझ रहा होता है कि सच क्या है। आरोपियों के परिवार के लिए ये राहत का मोमेंट है, लेकिन जेसिका के परिवार के लिए ये सिस्टेमिक बिट्रेयल है। सालों तक उन्होंने कानून पर भरोसा रखा, कोर्ट प्रोसेस फॉलो की, लेकिन रिजल्ट जीरो अकाउंटेबिलिटी। सब जानते थे कि गवाह खरीदे गए हैं, सबूत बदले गए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर काम कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर कोई कुछ नहीं कर सकता। यही फिल्म इंस्टीट्यूशनल हेल्पलेसनेस दिखाती है। फिर ट्रेजेडी और पर्सनल हो जाती है। सबरीना घर आती है और देखती है कि उसकी मां बेहोश हैं। अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। ये फिजिकल डेथ सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस और न्याय न मिलने के सदमे का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। साइकोलॉजिकली देखें तो जब कोई व्यक्ति लगातार इनजस्टिस देखता है और पावरलेस महसूस करता है तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन फिजिकल इम्पैक्ट में बदल सकता है। ये वही पॉइंट है जहां लीगल डिफीट इमोशनल डिस्ट्रक्शन में बदल जाती है। पिता की तबीयत भी बिगड़ जाती है। अब परिवार सिर्फ जस्टिस नहीं, सर्वाइवल स्ट्रगल में है। इसी समय मीरा फैसला लेती है कि वह इस केस को पब्लिक डोमेन में ले जाएगी। ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट है कोर्ट रूम से न्यूज रूम, क्योंकि जब लीगल सिस्टम फेल होता है तब मीडिया प्रेशर ऑल्टरनेट रूट बन सकता है। विक्रम अब एक्टर बन चुका है। मीरा स्ट्रैटेजी यूज करती है, दो लड़कियों को कास्टिंग डायरेक्टर बनाकर उसके पास भेजती है। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कैलकुलेटेड मूव है। वे उससे हिंदी में बात करते हैं, हिडन कैमरा चालू है। यह इंटेंशनली लैंग्वेज ट्रैप है, क्योंकि कोर्ट में उसने दावा किया था कि उसे हिंदी नहीं आती। धीरे धीरे बातचीत जेसिका केस पर लाई जाती है। विक्रम एडमिट करता है, सबको पता है किसने मारा, पर कोई कुछ नहीं करता। फिर वो सबसे रिवीलिंग लाइन बोलता है, 1 करोड़ और 1 गोली में क्या चुनेंगे? ये कन्फेशन डायरेक्ट नहीं लेकिन मॉरली क्लियर है। उसने पैसे नहीं बल्कि सर्वाइवल चुना। यहाँ उसका बिट्रेयल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। वो ग्रीडी नहीं, फियरफुल भी है, लेकिन कोर्ट में झूठ बोलना फिर भी कॉन्शियस डिसीजन था। मीरा इस हिडन फुटेज को अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर देती है। अब नैरेटिव प्राइवेट इनजस्टिस से पब्लिक आउटरीच में बदलने लगता है। सच पहली बार मास लेवल पर सामने आता है। मीरा सबरीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सबरीना इमोशनली एग्जॉस्टेड है। सालों की लड़ाई ने उसे हॉलो कर दिया है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। यह साइकोलॉजिकल शटडाउन है, जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। मीरा यहाँ सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट बनती है। वो सबरीना की आवाज बनकर वॉचमैन से बात करती है, फोन कॉन्वर्सेशन में उससे भी सच उगलवाती है और उसे भी ब्रॉडकास्ट कर देती है। अब पैटर्न साफ हो जाता है। गवाह डरे हुए थे, सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड था, एविडेंस मैनिपुलेट हुआ था, पब्लिक परसेप्शन शिफ्ट होने लगता है। मीरा यही नहीं रुकती। जिस गवाह ने पहले सच बोलने का वादा किया था और बाद में पैसे लेकर पलट गया था, उस पर भी स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। अब पैटर्न आइसोलेटेड नहीं रहता, क्लियर हो जाता है कि ये इंडिविजुअल बिट्रेयल नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड मैनिपुलेशन था। मंत्री ने पैसे और पावर दोनों का इस्तेमाल करके गवाहों को सिस्टमैटिकली न्यूट्रलाइज किया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेयर सामने आती है। इंस्पेक्टर एनके पूरी तरह विलन नहीं थे। वो चाहते थे कि मनीष को सजा मिले, लेकिन ऊपर बैठे लोग इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय कर रहे थे।
मतलब सिस्टम में नीचे बैठे लोग कभी कभी पावरलेस होते हैं। एनके मनीष की ओरिजिनल स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग मीरा तक पहुंचा देते हैं। यह एक्ट ऑफिशियली विसल ब्लोइंग है, सिस्टम के भीतर से सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस। मीरा बिना डरे सब एविडेंस पब्लिक कर देती है। अब फियर इक्वेशन बदलने लगती है। पहले गवाह डर रहे थे, अब अक्यूज साइड प्रेशर में आने लगती है। पब्लिक साइकोलॉजी यहाँ क्रूशल है। लोगों को ये रियलाइजेशन होने लगता है कि अगर आज जेसिका के साथ हुआ है तो कल उनके घर में भी हो सकता है। ये एम्पैथी ड्रिवन एंगर है। धीरे धीरे सपोर्ट ग्रुप्स बनते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं। यह स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं, मॉरल अवेकनिंग है। जब जनता एक नैरेटिव पर यूनाइट हो जाती है तो पॉलिटिकल कॉस्ट बढ़ने लगती है। जिस पार्टी से मंत्री जुड़े थे वो उन्हें बाहर कर देती है। यह लीगल एक्शन नहीं, पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल है। हाई कोर्ट सुओ मोटू नोटिस भेजती है। इसका मतलब है कि कोर्ट खुद इनिशिएटिव लेकर पूछ रही है कि अक्यूज्ड को किन आधारों पर छोड़ा गया। अब केस कोर्टरूम के अंदर से ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी में है। जेसिका की एक दोस्त कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज करने का आइडिया देती है। कैंडल मार्च सिंबॉलिक है, वायलेंस के खिलाफ साइलेंस का प्रोटेस्ट। यह कलेक्टिव सॉलिडारिटी का विजिबल फॉर्म है। मीरा सीधे सबरीना के घर जाती है। ये कॉन्फ्रंटेशन जरूरी था। वो गुस्से में पूछती है, पूरा देश लड़ रहा है, तुम क्यों नहीं? सबरीना का जवाब इमोशनली रॉ है। वो बताती है कि उसने सालों तक लड़ाई लड़ी, उसकी बहन गई, फिर उसकी माँ चली गई, पिता अस्पताल में है, उसकी पूरी 20s कोर्ट, पुलिस और एविडेंस के बीच निकल गई। ये सिर्फ जस्टिस की लड़ाई नहीं थी, ये पर्सनल लाइफ का इरोजन था। जब वो कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ पर जी नहीं सकती, ये ट्रॉमा फटीग है। लगातार इनजस्टिस इंसान को इमोशनली नम कर देता है। वो हार चुकी है, सिस्टम से, लोगों से, उम्मीद से। मीरा का जवाब प्योरली इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। वह कहती है कि लाखों मैसेजेस आए हैं, पब्लिक प्रेशर राष्ट्रपति तक पहुंच रहा है। अब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, मतलब इक्वेशन बदल चुकी है। पहले सबरीना अकेली थी, अब पूरा देश उसके साथ है। मीरा उसे याद दिलाती है, ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं, एक मैसेज है। अगर इस बार पावर जीत गई तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि इन्फ्लुएंस ट्रूथ से बड़ा है। कैंडल मार्च में आना सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, सिंबल है कि विक्टिम साइड अभी भी खड़ी है। यही नैरेटिव फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ता है, प्राइवेट पेन से पब्लिक जस्टिस तक। मीरा के जाने के बाद सबरीना अकेली बैठी अपनी बहन की तस्वीरें देख रही होती है। यह मोमेंट एक्सटर्नल मूवमेंट से इंटरनल रिफ्लेक्शन में शिफ्ट है। उसे एक पुरानी घटना याद आती है, जब कोई आदमी उसे छेड़ता है और वो चुप रह जाती है। लेकिन जेसिका चुप नहीं रहती। वो उस आदमी को पकड़कर ओपनली कॉन्फ्रंट करती है। यह फ्लैशबैक रैंडम मेमोरी नहीं है, यह कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। सबरीना पैसिव थी, जेसिका असर्टिव थी। जब जेसिका कहती है, ये दिल्ली है, आज छूकर गया है, कल और आगे बढ़ जाएगा, इसलिए लड़ना सीखो। ये डायलॉग सिर्फ हरासमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये पूरे नैरेटिव का थीमेटिक कोर है। इनजस्टिस को इग्नोर करना फ्यूचर क्राइम को इनवाइट करना है। यही रियलाइजेशन सबरीना के भीतर डोमिनेंट करेज को एक्टिवेट करता है। उसे समझ आता है, अगर जेसिका होती तो वो हार नहीं मानती। ये गिल्ट ड्रिवन स्ट्रेंथ नहीं, वैल्यू ड्रिवन अवेकनिंग है। और वह कैंडल लाइट मार्च में पहुंचती है। अब यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, विक्टिम फैमिली की विजिबल पार्टिसिपेशन है। इस मार्च का सिंबॉलिक इम्पैक्ट बड़ा है। जब विक्टिम साइड पब्लिकली प्रेजेंट होती है तो मूवमेंट को इमोशनल लेजिटिमेसी मिलती है। आवाज प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचती है। ये पॉलिटिकल एक्नॉलेजमेंट है कि केस अब नेशनल कॉन्शियंस का हिस्सा बन चुका है। विक्रम घर पर बैठकर ये सब देख रहा होता है। उसका कैरेक्टर आर्क इंटरेस्टिंग है। वो पूरी तरह विलन नहीं, लेकिन मॉरल फेलियर का एग्जाम्पल है। फियर और गिल्ट उसे रोक रहे हैं। वो शायद पब्लिक साइड पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन सेल्फ एक्सपोजर का डर उसे इमोबिलाइज कर देता है। फिर सीन कब्रिस्तान का है। सबरीना जेसिका की कब्र के पास खड़ी है। ये क्लोजर और कंटिन्यूएशन दोनों का सिंबल है। मीरा आकर बताती है कि पुलिस ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। केस फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इसका मतलब है अब डिले स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। यह पहली इंस्टीट्यूशनल विन है। सबरीना रो पड़ती है। ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये सालों का सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन रिलीज है। अंततः सुप्रीम कोर्ट मनीष को जेसिका की हत्या का दोषी ठहराता है और उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। विशाल और लक्की को भी सजा दी जाती है। ये वर्डिक्ट सिर्फ 3 व्यक्तियों की सजा नहीं है, ये मैसेज है कि पब्लिक प्रेशर जोड़ मीडिया अकाउंटेबिलिटी जोड़ जुडिशियल रिव्यू मिलकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर सकते हैं। केस ने ये एस्टैब्लिश किया कि जस्टिस डिलेड हो सकता है, लेकिन परमानेंटली डिनाइड नहीं। सबरीना की जीत व्यक्तिगत नहीं, सिस्टमिक है।
उसने सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि उस नैरेटिव को बदला जिसमें पावर हमेशा ट्रूथ पर भारी पड़ती थी। और इसी रियल इंसिडेंट पर आधारित कहानी के साथ नो वन किल्ड जेसिका समाप्त होती है।